ज्योतिष का दोष नहीं है, ज्योतिषी का दोष है कि वो शास्त्र को पढ़ता नहीं है, ये सब करता है। तिथिवारम च नक्षत्रम लग्नं करणमेव च, पंचांग की परिभाषा में तिथिवार तो आते ही है, ये सब मानते हैं। सबका जन्म किसी दिन हुआ होगा, सबके जन्म की कोई तिथि होगी, ये सब मानते हैं। और जैसे ही इनको माना, काल की गणना को स्वीकार करना, ये तो ज्योतिष को मानना है। एक ही घर में 4 लड़के होते हैं जी, तो चारों बराबर विद्वान नहीं होते हैं, चारों की पत्रिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। कि राशि से कुछ नहीं होता, क्योंकि राम और रावण की एक राशि थी। राहु केतु और शनि ना हो तो पंडितों का धंधा ही बंद हो जाएगा जी, क्योंकि इन्हीं को अशुभ ग्रह करते हैं और यही कष्टकारी ग्रह बना देते हैं। वो ऐसा नहीं होता है। जिस ग्रह की दशा होती है वह ग्रह अगर उसके पत्रिका में कारक होता है जी, तो उसका फलादेश मिलता है, उसको फल मिलता है। अगर मान लो कारक ग्रह नहीं है, उसकी दशा आई, तो उसमें अंतर दशाएं होती हैं, प्रत्युत्तर दशाएं होती हैं। कारक ग्रह की अंतर दशा प्रत्युत्तर दशा जब आएगी तब उसको उसका लाभ मिलेगा। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। आज हमारे साथ जो विभूति बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, परंतु मेरे मुख से मैं छोटा सा जो मेरा कर्तव्य है उस बिना पर मैं आपको छोटा सा परिचय उनका दे देता हूं, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि आप अगर उनका परिचय देखेंगे जब वो हमसे रूबरू होंगे तो आप गूगल पे जब सर्च करने जाएंगे तो 5 मिनट से ज्यादा आपको ये करना पड़ेगा रिसर्च कि कितना बड़ा परिचय उनका है। जी हाँ, आज ऐसी महान विभूति हमारे साथ है। मैं उनका एक छोटा सा परिचय, आज साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित हैं और नाट्य शास्त्र के रचनाकार, संस्कृत के प्रचंड विद्वान जिन्हें कहा जाता है, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। धन्यवाद जी। जैसा कि ये एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं ज्योतिष के ऊपर, अब ज्योतिष के बारे में आम धारणा ये होती है गुरुजी, पहला तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आम धारणा ये होती है कि काफी लोग इस पे या तो भरोसा करते नहीं हैं, एक एलिट क्लास के लोग या एक हम बोलेंगे कि बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कुछ होता नहीं है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? 2 बातें हैं जी, ज्योतिष तो वेद भगवान का नेत्र है और ज्योतिष शास्त्र होता है और ज्योतिष सदैव सत्य होता है। समस्या ये है कि हमारे जो ज्योतिषी हैं जी, सस्ती लोकप्रियता के लिए शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करते और जो दुकानों में मिल जाती हैं हिंदी की पुस्तकें, पॉकेट बुक्स मिलती हैं, जी, इनको पढ़ते हैं। इनके आधार पर उनमें उन पुस्तकों में कोई प्रमाण नहीं दिया रहता है, विषय लिखा रहता है। इनको पसंद करते हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं, इन्हीं से ज्योतिषी बन जाते हैं। इसलिए ज्योतिष का दोष नहीं है, ज्योतिषी का दोष है कि वो शास्त्र को पढ़ता नहीं है, ये सब करता है। जी, इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं कि हम ज्योतिष पर सब आदमी विश्वास करता है। क्यों? ज्योतिष में दिन सब लोग मानते हैं, तिथि सब लोग मानते हैं, जी, नक्षत्र राशि सब लोग मानते हैं। कुछ न माने तो दिन तो मानेंगे ना जी, और दिन मानेंगे तो दिन भी तो ज्योतिष का है। तिथिवारम च नक्षत्रम लग्नं करणमेव च, पंचांग की परिभाषा में तिथिवार तो आते ही है, ये सब मानते हैं। सबका जन्म किसी दिन हुआ होगा, सबके जन्म की कोई तिथि होगी, ये सब मानते हैं। और जैसे ही इनको माना, काल की गणना को स्वीकार करना, ये तो ज्योतिष को मानना है। जी, अब जिस ज्योतिष को नहीं मानते उसको वो फलित ज्योतिष कह सकते हैं। जी, ज्योतिष में गणित भी है और फलित भी है। जी, गणित पूरी तरह से वैज्ञानिक है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होगा बता देते हैं, उसी समय होता है। और जो फलित है ये साधना का विषय है। अच्छा, जो व्यक्ति जितनी साधना करेगा उतने अंदर जाकर के वो फलादेश कर सकेगा। ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं उन दिनों के जो विषय थे समाज में, जी, उनको फलादेश के रूप में लिखा गया है। लेकिन बदलते हुए समय में बहुत चीजें बदल गई हैं। जी, घोड़े हाथी की बात लिखी रही होगी, लेकिन अब घोड़े हाथी होती रही है, तो स्कूटर होता है, मोटर होता है। तो जो सुख ज्योतिषी होता है उसको
व्यावहारिक दृष्टि से उसका अध्ययन करके फलादेश करता है तो अच्छा होता है। जी। एक चीज जैसे कि ज्योतिष आज के समय में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, मतलब कितना हम उसको देखें कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष एक प्रभाव डालता है, इसको हम लोग ज्योतिष तो जिस दिन जन्म होता है उस दिन से शुरू हो, बल्कि गर्भाधान से ही ज्योतिष का काम शुरू हो जाता है। अच्छा। और प्रभाव यह डालता है कि अगर मान लो एक ही घर में 4 लड़के होते हैं जी। तो चारों बराबर विद्वान नहीं होते हैं, चारों की पत्रिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। अब पत्रिकाएं भी ऐसा भी कहते हैं कि लाखों पत्रिकाएं एक समय लाख लड़के पैदा हो गए जी। लेकिन उन पत्रिकाओं के जो षष्ट्यंश पत्रिका है, त्रियंश पत्रिका है और दृष्टांत इत्यादि में जो षष्ट्यंश की पत्रिका है सबकी एक जैसी नहीं होगी, अलग होगी, इससे सब में परिवर्तन है। दूसरी बात ये कि जो लग्न होता है वो लगभग 2 घंटे का होता है, कुछ कम कुछ अधिक सब में। और इसी प्रकार राशि जो होती है वो 2.25 दिन की होती है। अच्छा। तो 2.25 ढाई नक्षत्रों की एक राशि होती है जी। तो 9 चरण के होते हैं तो 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है। जी। मेष राशि का कोई लड़का पैदा हुआ, कोई अश्विनी में पैदा होगा तो मेष राशि होगी, भरणी में पैदा होगा तो मेष राशि होगी, कृतिका के प्रथम चरण में होगा तो भी मेष राशि होगी। लेकिन कृतिका वाले का फल, भरणी वाले का फल, अश्विनी वाले का फल फर्क पड़ जाएगा इसमें। अच्छा। ये गणना न समझने के कारण परिवर्तन होता है। ज्योतिष सामान्य विषय नहीं है, बहुत गूढ़ विषय। जी। इसको हम लोग उस भाषा में भी उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा बहुत सारे मीम भी चलते हैं सोशल मीडिया में कि राशि से कुछ नहीं होता क्योंकि राम और रावण की एक राशि थी। तो जैसा आपने अभी उदाहरण, उनको लगता है एक की कर्क लग्न थी, एक की सिंह लग्न थी। अच्छा। राम जी की कर्क लग्न थी, रावण की सिंह लग्न थी। जी। वो तो राशि से बोल रहे हैं कि उनकी दोनों की एक राशि थी। जी। जन्म से नहीं बोल रहे हैं। बर्बाद करने के लिए बहुत बातें हो सकती हैं। जी। ईश्वर करे किसी को संकट ना मिले ये तो उसके पास क्या उपाय है। चिकित्सक ने हाथ ऊंचे कर दिए, कहाँ जाएगा वो? तो उसके पास एक ही मार्ग बचता है, अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्योतिष शास्त्र है उसको कुछ दिशा निर्देश देता है कि ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। और अनेक ऐसे लोग जिनके काम नहीं हुए होंगे उनकी अपेक्षा ऐसे लोग बहुत अधिक हैं जिनके काम ज्योतिष के माध्यम से होते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे आज के समय में ग्रहों का किस तरीके से योगदान होता है राशियों में, मतलब ज्योतिष में? देखो हमारे यहाँ वार गणना में तो हमारे 7 दिन ही हैं। जी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यही 9 ग्रह, यही 7 ग्रह हैं। जी। वाराह ने तो राहु और केतु को छाया ग्रह माना है। जी। ये छाया ग्रह हैं, इनकी कोई राशि नहीं होती है। जिस राशि में बैठते हैं उसी के मालिक के अनुसार काम करते हैं। इसलिए क्योंकि ये भी अमृतपान कर गए थे, इनको ग्रह में स्थान दे दिया गया है। जी। राहु केतु को, और राहु केतु और शनि ना हो तो पंडितों का धंधा ही बंद हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं को अशुभ ग्रह करते हैं और यही कष्टकारी ग्रह बना देते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, सभी ग्रह अच्छे हैं। ये तो स्वभाव के दृष्टिकोण से ये बताया गया कौन सा क्रूर ग्रह होता है, कौन सा सामान्य ग्रह होता है, शुभ ग्रह होता है। बाकी मान लो कि किसी व्यक्ति का मकर लग्न का है, कुंभ लग्न का है, तो उसके लिए शनि ही फायदेमंद होगा ना, शनि ही लाभ देगा क्योंकि उसका लग्नेश है। जी। तो इसलिए ऐसा ग्रहों का प्रभाव जीवन में रहता है। हमारे यहाँ दशाएं, मनुष्य की जो परमायु है 120 साल मानी गई है। जी। और 80 साल मानी गई है, 108 साल और 120 साल। इसलिए अष्टोत्तरी दशा और विंशोत्तरी दशा हमारे यहाँ गणना की जाती है। जी। तो उसके अनुसार जिस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा होता है तो और जितना नक्षत्र बीत गया है जितना बाकी है उसके अनुसार उसकी दशा का ज्ञान करते हैं और उसकी दशा के अनुसार व्यक्ति का जीवन बढ़ता है। जी। जिस ग्रह की दशा होती है वह ग्रह अगर उसके पत्रिका में कारक होता है जी, तो उसका फलादेश मिलता है, उसको फल मिलता है। अगर मान लो कारक ग्रह नहीं है, उसकी दशा आई तो उसमें अंतर दशाएं होती हैं, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं।
कारक ग्रह की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जब आएगी तब उसको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह पत्रिका में बैठा है वो कितने अंश का बैठा है। जितने डिग्री का वो ग्रह होगा गोचर में उतनी डिग्री का आएगा तब न फल देगा, न उसके आगे देगा न उसके पीछे देगा। इन सब गणनाओं का विचार अगर करें तो सबके जीवन में दशाओं का प्रभाव रहता है और उसी व्यक्ति निरंतर श्रम करता है, कभी फल नहीं मिलता, लेकिन एक समय आता है कि उसको चारों तरफ से फल मिलने लगते हैं। ये किसका प्रभाव है? कोई बहादुर कहेगा कि हमारे पराक्रम का प्रभाव है, हम कहते तब भी तेरा पराक्रम था, तब कुछ नहीं हो गया, अब क्यों हो रहा है? इसलिए ग्रहिर्व्याप्तमिदं सर्वम, ग्रह से ही संसार सब व्याप्त है। ग्रह राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह ही राज्य देता है और ग्रह ही राज्य हटा देता है राज्य से। तो इसलिए ये संसार, अरे ग्रहणातीति ग्रह, जो अपने आपको ग्रहण कर ले वही ग्रह होता है। आप देखिए कभी किसी दिन आपके मन में ऐसी भावना होती है कि हम भगवत भक्ति करने जाएं, दर्शन करने जाएं, लेकिन किसी लगता है नहीं जाएंगे। ये कौन है? इसका कारक कौन है? ये मन है। अच्छा। मन का कारक तो चंद्रमा होता है ना। बिल्कुल। तो जो चंद्रमा जैसा होगा कुछ ढंग से करेगा। जितनी ये दैनंदिन फलादेश करते हैं, इनके पास क्या उपाय है? वही चंद्रमा है, वही बदलता है 2 दिन में जी। तो उसी के आधार पर ये जो पंडित लोग लिखा करते हैं राशिफल, कुछ लोग अपने मन से गप भी लिखा करते हैं जो कभी सही नहीं होता जी। परंतु सही तो यही होता है कि आदमी को प्रतिदिन का विचार करने के लिए चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। बाकी ग्रह तब 22 दिन 20 दिन से कम भी नहीं बदलते हैं। कोई 30 दिन, कोई 1.5 महीना, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो साल भर में बदलते हैं 13 महीने में, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 1.5 वर्ष में बदलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2.5 वर्ष में बदलते हैं। इसलिए सफल ज्योतिषी को चाहिए कि दीर्घकालीन ग्रह है उनको गोचर को पहले देख ले। क्यों? मूल पत्रिका में आपके योग बनते हैं, गोचर अच्छा नहीं है तो आपको 100% फल नहीं मिलने वाला है जी। इस विषय का जब विचार करेगा तो लगेगा ज्योतिष ही सब कुछ है, वही सब करवाती है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। जो नहीं जानता उनके लिए सब कुछ है जी। यही है। हमने कई ऐसे लोगों से हमारी भेंट हुई है जिन्होंने कहा हमने मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ। हमने उनसे नाम पूछा और यूं ही बताया 2-4 बातें, कहा साहब मानना पड़ेगा। तो ये तो होता है जी। अच्छा गुरुजी, जो समय आ रहा है तो चूंकि हम लोग साल के अंत में हैं और नया साल शुरू होने वाला है, 2024 का साल किन राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आम जन के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि 2019 हमने बहुत कोविड में बिताया है। आम जन की बात तो देखो मध्य प्रदेश या भारतवर्ष की पत्रिका से पता चलेगा जी जी जी, वो मैं करता नहीं हूँ जी। लेकिन सामान्य स्थिति यह है कि अभी कुंभ में शनि चल रहे हैं जी। तो शनि से प्रभावित जो लोग हैं, कुंभ के, मकर के या तुला के, इनके लिए सब अनुकूल होगा। दूसरी बात, जो गुरु है उस समय मेष में चल रहे हैं जी। तो मेष में चलेंगे तो उनकी गुरु की और ग्रहों की दृष्टि भी प्रभाव करती है। अच्छा। शनि जहां बैठते हैं उसका विस्तार करते हैं और जो गुरु हैं जहां बैठते हैं उसको रोकते हैं जी। तो इनकी दृष्टियां जहां जहां जिन जिन राशियों पर होंगी जी, और उनके गोचर की स्थिति जिनकी अच्छी होगी, ऐसे लोगों को लाभ होगा। और इसमें समग्र रूप से देखो तो जैसे कुंभ राशि का जो व्यक्ति है, कुंभ लग्न का जो व्यक्ति है, तो उसके शनि महाराज उसके लग्न में बैठे हुए हैं तो उसका उत्कर्ष करेंगे जी। अब तीसरे उनके बैठे हुए हैं गुरु, तो भाग्य को देख रहे हैं, उनके सप्तम को देख रहे हैं, तो और इनकम को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुंभ लग्न वाला जो आदमी होगा, यूं भी कुंभ लग्न का आदमी 20-25 साल तक कुछ नहीं पाता है, उसके बाद जिंदगी शुरू करता है। लेकिन अगर ऐसी जिंदगी हो गई है तो उसको लाभ ही लाभ होगा चारों तरफ से। आपने सब राशियों का बोला, लेकिन हमारी वृश्चिक राशि है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो खैर वृश्चिक का कैसा क्या रहेगा? अरे भाई, वृश्चिक राशि जो है उसका स्वामी मंगल है जी। और वृश्चिक राशि के चौथे पड़ा हुआ है शनि इस समय जी। और शनि जो चौथे पड़ा है तो उसमें चौथे स्थान का कुछ न कुछ लाभ देगा वो। अच्छा। चौथा स्थान मतलब माता का सुख हुआ,
चौथा स्थान माने कभी जमीन खरीद ले, घर खरीद ले, प्लाट खरीद ले, ना खरीदे तो कोई वाहन खरीद ले। इनमें से कोई न कोई एक वस्तु का लाभ जरूर होगा। वाहन सुख, जमीन का सुख, मातृ सुख, ऐसा कुछ न कुछ होगा। अच्छा। और भी उसके छठे पड़ा हुआ है गुरु, तो गुरु की दृष्टि दशम को जा रही है, तो दशम को जाएगी तो राज्य से भी उसको कुछ लाभ होगा। यद्यपि शनि ठीक देखता है, वहीं पर शनि भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। तो जब इनके बलाबल के हिसाब से जिनके अधिक डिग्री की दृष्टि जाएगी तो उस समय गुरु उसको राज्य से लाभ कराएगा। नौकरी में होगा तो पदोन्नति हो जाएगी, नौकरी में नहीं होगा तो थोड़ा पद बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। जी। अच्छा गुरुजी, आज के समय में राहु की काफी चर्चा होती है। राहु को बोलते हैं कि राहु जिससे प्रसन्न हो जाता है उसमें पैसा मिल जाता है, या राहु के होने से मतलब बहुत कुछ चमत्कार हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता है? राहु नाराज किससे होता है? राहु तो अंधकार है जी, जो प्रकाश से नाराज होता है जी। जो प्रकाश करना चाहे, कुछ विस्तार करना चाहे तो उसको रोकता है। ये छाया ग्रह है। अच्छा। आपको जब उम्मीद होगी कि हमें पूरी 100% सफलता मिल जाएगी तो नहीं होने देगा, या लगेगा नहीं होगी तो सब हो जाएगा जी। दूसरा, राहु राहु की दशा रहती है, राहु जिसके लग्न में या राशि में प्रभावित करता है, उसकी स्थिति होती है कि मन उसका कहीं नहीं लगता है, स्थिर नहीं रहता है। रह त्यागे से राहु बनता है, हर चीज छोड़ना चाहता है, काम शुरू करेगा अरे छोड़ो बेकार है, कोई काम में उसका मन नहीं लगता है। और राहु के इस प्रकार के प्रभाव में होने पर कोई स्थायी काम शुरू भी नहीं करना चाहिए जी। दूसरा क्या है कि ये जो ग्रह हैं इनके कोई ना कोई मालिक हैं जी, उनको करना चाहिए। उनके अब राहु जैसे सांप के आकार का माना जाता है, कौल माना जाता है, तो सांप चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, इसलिए आचार्य लोग बताते हैं कि चंदन की माला पहन लो तो राहु शांत हो जाएगा। तो ये सब उसके उपाय हैं। दूसरी बात यह है कि जो ग्रह है आपके मन को प्रभावित करता है। आपके मन में जब लगे कि ये करने से हमको लाभ होगा जी, तब आपको लाभ होगा। अगर आपने कितना भी पूजा पाठ किया, मन में आपके उत्साह नहीं आया तो आपको फायदा करेगा, मुझे लगता नहीं है। अच्छा। क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्योतिष अध्यात्म का क्षेत्र है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में मन मुख्य है, आत्मा मुख्य है, अंतःकरण चतुष्टय मुख्य है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जी। तो इंद्रियों को प्रभावित करने वाला मन है, मन को प्रभावित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि को प्रभावित करने वाली आत्मा है। ये मन है सबके आगे रहता है, क्योंकि इंद्रियों, इसलिए मन को संयमित रखेगा आदमी तो ये ग्रह प्रतिकूल होने के बाद भी संयमित अगर करेगा वो तो उसको लाभ होगा। अगर ग्रह के अनुसार चल गया तो मन में तो ग्रह बैठा ही है, तो मन के अनुसार चला जाएगा तो नहीं होगा। इसीलिए पंडित लोग बताते हैं कि जब आपका समय खराब हो जाओ, किसी भगवान के यहाँ जो बलशाली भगवान हो उनका ध्यान करो तो आपका मन भगवान की ओर चला जाएगा, उससे राहु हट जाएगा, उससे पापक ग्रह हट जाएंगे, शांति मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, एक चीज और के एस्ट्रोलॉजी में खासकर रत्नों को ज्यादा स्थान दिया जाता है कि आपकी राशि में ये है तो आप ये रत्न पहन लीजिए, आपकी राशि में ये है तो ये सलाह दी जाती है, तो इनसे वाकई में कुछ प्रभाव पड़ता है? देखो भाई जी, आजकल बहुत धंधा चला है जी, धंधे से दूर रहना चाहिए जी। सभी ग्रहों के रत्न निश्चित है जी, लेकिन जो गरीब आदमी है, सामान्य गांव में रहने वाला, उसको रत्न कहाँ मिलता है? भोजन की लगा है, तो उसके लिए तो रत्न वाले कुछ सोचते नहीं है। जी। और इन्हीं सभी ग्रहों की लकड़ियां भी हैं तो वो नहीं बताते हैं। जी, केला की पूजा करना शादी न होगी तो बता देगी, लेकिन और ग्रहों के जो लकड़ियां हैं उनको बता दें इसके पास रत्न नहीं है तो उस लकड़ी को धारण करें। और रत्न का प्रभाव तो इसलिए होता है कि उसमें से किरणें निकलती हैं जी, और उन किरणों का शरीर पे असर पड़ता है। तो आप कहो कि कोई मारक योग है किसी का, प्रबल मारक है, कोई बचा लेगा, बड़ा कठिन है। लेकिन अगर उसके कुछ ऐसे योग हैं कि जिससे बचाया जा सकता है तो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा सब हो जाएगा। साधना ही ऐसी है जो ज्योतिष को, देखिए ऐसा है कि ज्योतिष मंडल है उसके मालिक है सूर्य। जी। सूर्य माने प्रकाश, सूर्य माने ज्ञान,
सूर्य माने सारे विद्याओं के अधिष्ठाता। तो जो सूर्य की साधना करेगा, सूर्य की उपासना करेगा, प्रकाश की उपासना करेगा, सारे ग्रह उसके अनुकूल होंगे या उसका कुछ कर नहीं सकेंगे। जी जैसे हनुमान जी देवता सूर्य को ही निकल गई, जी। हनुमान जी की आराधना करने वाले व्यक्ति को कोई ग्रह खराब नहीं कर सकता। अच्छा। सबके उनके रिश्ते हैं, सब उनसे डरते हैं। राहु का तो भाग ही ले लिया था उन्होंने, सूर्य उनके गुरु हैं। जी सारे ग्रहों की दशा ऐसी ही है। चंद्रमा की दशा ऐसी है कि भगवान शंकर जी के सिर पे लगे रहते हैं और हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं। सबको देखो, बिल्कुल। मंगल धरती के पुत्र हैं। तो ऐसे देवताओं की भी हमारे भारतीय संस्कृति में कल्पना की गई है कि जो दुखों से, ग्रहजन्य दुखों से या प्रकृतिजन्य दुखों से अपने को सांत्वना देते हैं। जी और इसी को जानने के लिए, इसी को जानते हैं पंडित, इसलिए संसार में उनको लोग बुलाते हैं। जी उन्हीं के मंत्रों के द्वारा, उन्हीं की साधना के द्वारा यजमान का या दुखी व्यक्ति का दुख भी दूर होता है, उनकी भी वृत्ति चलती रहती है। जी। इसलिए ज्योतिष केवल समाज के लिए नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायी है। अच्छा। और जो कुछ नहीं करा सकता वो स्वयं जप कर ले, भगवान के मंदिर में जाकर के या एकांत में घर को ही मंदिर समझ करके भगवान के मंत्र का जप करे, उसी में ध्यान लगाए तो उसको भी फल मिलेगा। लेकिन संतोष नहीं होता, क्योंकि मन का ट्रीटमेंट, मन की चिकित्सा होना जरूरी है। जी। अच्छा गुरु जी, एक चीज और है कि सबसे ज्यादा व्यूअर्स हमारे चूंकि युवा हैं, तो और तैयारी करने वाले हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी जो रोजगार के लिए ये क्या उनको लाभ दे सकती है क्या? सभी ग्रहों के रोजगार निश्चित हैं। जी। लग्नेश अगर प्रबल है तो लग्नेश के अनुसार उसको रोजगार मिलता है। जी। नंबर 1। नंबर 2, लग्नेश नवांश में जहां जाए उसके स्थिति के अनुसार उसको रोजगार मिलता है, उसी में उसकी रुचि ही होती है। और अगर किसी के 3 ग्रह उच्च के होते हैं तो उसको उच्च पद मिलता है। जी। राजा का पद मिलता है, राजा वजा नहीं होते हैं, तो राजवत पद मिलता है उसको। और 3 ग्रह जिसके स्वगृही होते हैं उसको मंत्री का पद मिलता है, सचिव का। अच्छा। तो सचिव माने तो पीए भी हो जाएगा ना, वो छोटे दल से। वही गांव में पैदा होता है एक व्यक्ति तो सरपंच होता है। जी। और जो राजनीति में रहता है वो कोई मंत्री हो जाता है। तो ग्रह प्रभाव देते हैं अपने स्तर के अनुसार। जी। दूसरा ये है कि अगर ग्रह आपके योग कारक नहीं है तो तपस्या कितनी भी करो, ये सब झूठी बातें हैं, फिर कोई कलेक्टर नहीं होता है। जी। अधिकार का थोड़ा छोटा मोटा पद मिल जाता है, समाज में भी छोटा मोटा पद मिलता है, ऐसा नहीं है। जी। तो कुछ लोगों की आदत होती है, मेष राशि वाला आदमी हो गया, सिंह राशि वाला आदमी हो गया, इनको अधिकार चाहिए, अपने अनुसार चलाना चाहते, तो समाज में सर्वे कर लो, ऐसे आदमी होते हैं। आजकल तो क्या है कि जो दूसरे राशि, वृश्चिक राशि वाला भी आदमी होता है, वो सब समाज को अपने अनुसार कर लेता है, जो रहते हैं उनको अनुकूल करता है, जैसा चाहता वैसा कर, बोलता नहीं है वो। जी। जब बोलेगा तो अपने अनुकूल ही बोलेगा वो, और तब तक कुछ नहीं करता है जब तक लोग उसको छेड़े ना, और छेड़ दिया तो फिर वो किसी का नहीं होता। कहने का मतलब ये कि ये जो राशियां हैं, ये जो रोजगार है, इनका एक दूसरे का अंतः संबंध है। जी। इसलिए जन्म पत्रिका के द्वारा इनका भी अनुमान लगाया जा सकता है, दिशा दी जा सकती है। जी। अब ये कोई कहे कि भाई हमारे भाग्य में तो हमको मिलेगा ही, ऐसा नहीं होगा। कर्म का दूसरा रूप भाग्य है, और भाग्य के लिए भी कर्म करना पड़ता है, कर्म के लिए भी भाग्य की आवश्यकता होती है। भाग्य पूर्व जन्मार्जित कर्म है। तो कर्म का निरंतर ही अपेक्षित है, कर्म किए बिना कुछ नहीं होगा। भाग्य होगा तो कर्म का फल अच्छा मिल जाएगा, भाग्य नहीं होगा तो कर्म का फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जी। तो ज्योतिष अकर्मण्य नहीं बनाता है, सबको सक्रिय रहने के लिए कहता है। कोई भी ग्रह निष्क्रिय नहीं रहता, सूर्य निरंतर चलता है, चंद्रमा निरंतर चलता है, जी। मंगल सूर्य के अनुसार चलता रहता है, बुध भी सूर्य के साथ बैठा रहता है, क्योंकि जहां विद्या है वहां बुध है। सारी विद्याएं नष्ट होती है सूर्य के पास जाती हैं। वेद उगल दिया था तो फिर शुक्ल यजुर्वेद संहिता वहां सूर्य के यहाँ से आई, सारी विद्याओं को सूर्य के यहाँ से। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में
सूर्य की उपासना की जाती है। बिल्कुल। सुबह सुबह उठो, स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, उनको प्रणाम करो। जी कुछ लोग संध्या करते हैं, कुछ गायत्री करते हैं, सब सूर्य की उपासना है। अंत के समय, मध्याह्न के समय सूर्य की उपासना करने से आदमी को ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमारे यहाँ लोगों को अपनी वृत्ति को पाने के लिए अपने ग्रहों के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, और वही मिलता भी है उसको। जी जिसका मंगल अच्छा होता है उसको प्रशासनिक पद मिलते हैं, जी क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ राजस्व विभाग में जाता है, इत्यादि इत्यादि बहुत बातें हैं, ये बारीकियां हैं। जी। अच्छा गुरुजी, एक चीज जो मेरे मन में उपजा हुआ प्रश्न है कि अभी जैसा कि आपने अभी बात करी कि जो ज्योतिष वो है, अच्छा जिनके ग्रह प्रबल हैं और वो सोचें कि हमारी तो कुंडली बहुत स्ट्रोंग है और हम कुछ नहीं करें, तो ऐसा भी होता है कि कोई बिना कर्म करे ही उसको सब मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है होता, क्या? कर्म करना पड़ेगा। जी ग्रह प्रबल होंगे तो उसको सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में करना चाहेगा, जी छोटे क्षेत्र में करना चाहेगा छोटे क्षेत्र में मिल जाएगी, बड़े क्षेत्र में करना चाहेगा बड़े क्षेत्र में मिल जाएगी। यह सर्वे है, यह चिंतन का और अध्ययन का विषय है। जो लोग आईएएस है उनकी पत्रिका इकट्ठा कर लो, कोई न कोई ग्रह मिलेंगे। ये काम कोई करता नहीं, कोई न कोई राजयोग होगा, राजयोग भी होता है, राजभंग भी होता है। जी तो बहुत ऐसी बातें हैं जो समग्र ज्योतिष का अध्ययन करने से अपने अनुभव में ये आता है कि अगर समय से वो सब हो गया तो मिलेगा, और आप तुम घर बैठे रह जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा।